एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम सीटेट हिंदी पेडागोजी पेपर 2 के 2018 से लेकर 2024 तक के टोटल क्वेश्चन करेंगे। ये पेपर 2 हिंदी है। पेपर 1 का हिंदी वाला जो पेडागोजी वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट करा चुकी हूँ। सीडीपी कंप्लीट है पेपर 1 का, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज थे किसका ये क्लास है जो मैराथन ये हो चुका है। सीडीपी का हो चुका है, आज ही अपलोड की हूँ। मैथ पेडागोजी जो है इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों का हो चुका है। साइंस पेपर 2 का हो चुका है। ईवीएस पेपर 1 का हो चुका है, और ये जो हिंदी है पेपर 1 का हो चुका है। पेपर 2 का आज हम करेंगे। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 106 से स्टार्ट करेंगे। 2018 से 2024 तक हम जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है। यहाँ पर पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, अगर पढ़ना सीखना है, रीडिंग स्किल सीखना है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है? केवल वर्ड निगेटिव ही है, पहले ही बताया जाता है आपको। घर की भाषा ज़रूरी नहीं है घर की भाषा सुनने को मिले। फिर थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि एनसीईआरटी जो 2005 था इसमें बोला गया था कि जो भी आप लैंग्वेज या सब्जेक्ट कुछ भी पढ़ाइए, क्योंकि हर सब्जेक्ट एक लैंग्वेज ही है, जिसको भी आप पढ़ाइए, एनसीईआरटी 2000 में बोला गया था कि जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, मतलब कि अर्थपूर्ण हो, साथ में इंटरेस्टेड जो मतलब कि रोचक सामग्री हो सुनने और पढ़ने को मिले। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि चार्ट अधिक से अधिक, तो किसी एक टॉपिक को अगर बात की जाए, या फिर चार्ट बोल दिया गया, इससे बोल दिया जाए, ऐसे कुछ बोल दिया जाए, अगर उस पर केवल फोकस किया जाए तो वो गलत होता है। क्योंकि जो हिंदी भाषा है इसमें कई चीज़ें इंक्लूड होंगी ना, गद्यांश है, पद्यांश है, कविता है, राइटर के जो जीवनी है, सारी चीज़ें हैं। तो विविधता वाली बात करनी चाहिए, ना कि एक टॉपिक पर फिक्स होना चाहिए। तो इसलिए 4th ऑप्शन गलत है, 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है। यहाँ पर भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? अपने विचार को किसी के सामने प्रेजेंट करना, अपने विचार को किसी के सामने रखना। तो इसका माध्यम ही नहीं बल्कि क्या है, वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, भाषा जब बच्चे खुद से बात कर रहे होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, सेल्फ रेगुलेशन कर रहे होते हैं। सेल्फ रेगुलेट का मतलब ये होता है कि खुद को समझना या फिर खुद से बातचीत करना। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर, कि केवल अभिव्यक्ति, हम अपने विचारों को दूसरों के सामने ही नहीं रखते बल्कि हम खुद से बातचीत भी करते हैं, तो स्वयं से बातचीत का माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है, लड़के होकर रोते हो। जेंडर वाली चीज़ें दिख रही हैं आपको। फिर है, यह कथन है, तो बच्चों को भाषा की दृष्टि से पढ़ने को, भाषा को बच्चों की दृष्टि से नहीं हो रहा है, अध्यापक की दृष्टि से भी नहीं हो रहा है, जेंडर की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्टीरियोटाइप है, जेंडर रूढ़िवादिता है, तो जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, कहानी के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो उपयुक्त लगता है? तो कहानी के संदर्भ में देखते हैं, कहानी में संवाद, तो संवाद का मतलब होता है बातचीत, तो ये तो होता ही है, ये बिना इसके कहानी कहाँ। फिर है शुरुआत, अरे जो स्टार्ट है, स्टार्ट वाला पॉइंट साथ में एंड वाला पॉइंट, ये तो होता ही है, चाहे कहानी हो, कविता हो, कुछ भी हो, तो इसके बिना कहानी कहीं नहीं जाएगी, कहानी है। शुद्ध भाषा, ये भी ज़रूरी नहीं है। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। कथानक वो होता है जिसके ऊपर ये स्टोरी पूरी क्या होती है, बेस्ड होती है, वही होता है कथानक। जैसे कि प्रेमचंद की कहानी मान लीजिए पूस की रात, जिस पर बेस्ड है वो, तो वो जो उसमें नायक है या नायिका जो भी है, मतलब उसका रोल जो करने वाला, वो होना में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में, तो जो भाषा का अध्यापक है उसे बच्चों में क्या करना चाहिए? तो भाषा सिद्धांतों की, केवल भाषा सिद्धांत समझाना इनफ नहीं है। अलंकारिक भाषा प्रयोग में बोली थी, किसी एक टॉपिक पर फिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाषा है तो अलग अलग चीज़ें, विविधता वाली चीज़ें होनी चाहिए। अब आपको मिल गया विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कि अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग चीज़ों में जो भाषा प्रयोग की क्षमता है इसको विकसित करने पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। तो ये सत्य है, लेकिन 100% ट्रू नहीं है, ये कुछ हद तक सत्य है, तो देखते हैं फिर। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आपकी देवनागरी जो लिपि है, आपको पता है देवनागरी लिपि है, हिंदी भाषा और आपकी संस्कृत भाषा दोनों ही देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो ये बहुत हद तक क्या है, संभव है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 100% तो नहीं, लेकिन हम बहुत हद तक संभव बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 112 है, भाषा सभी विषयों में है। तो भाषा क्या है सभी विषयों में?
भाषा जो है सभी विषयों में ये केंद्र पर होता है। क्यों? तो भाषा जो है ये सभी विषयों के सेंटर में है। जैसे कि मान लीजिए ये लैंग्वेज है और आपको मैथ पढ़ाना है, तो मैथ की अपनी भाषा होती है, ये मैथ वाले क्लास में बताई थी। साइंस की अपनी भाषा होती है, एसएसटी की अपनी भाषा होती है, ईवीएस की अपनी भाषा होती है, ज्योग्राफी की अपनी होती है। तो हर इंग्लिश की अपनी भाषा है। तो हर जो सब्जेक्ट है भाषा सब में है। तो भाषा क्या है? जो चीज़ सब में है वो सेंटर में है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है यहाँ पर कि कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि, तो इस कथन के बारे में आप क्या मानते हैं कि किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ, जरूरी नहीं है, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि जब आपके अनुभव के हिसाब से रहेगा, आपका जो एनवायरनमेंट है, परिवेश है, इसके हिसाब से जब रहेगा, उसके लैंग्वेज में रहेगा तो ही आपको इंटरेस्ट आएगा, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है यहाँ पर, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग तरह की सामग्री, यही तो होता है प्रिंट समृद्ध परिवेश, यही तो होता है। तो ये होना ही चाहिए। फिर है मिलने से क्या होगा? अगर ऐसा क्रिएट किया जा रहा है एनवायरनमेंट, तो क्या होगा? विविधता आएगी। भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि जो भाषा है उसको अलग अलग संदर्भ में प्रयोग करने की समझ बनेगी। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याकरण कोई जिक्र नहीं, मैं बोली थी किसी एक चीज़ पर फिक्स हो आंसर, तो गलत है वो। एक टॉपिक नहीं बल्कि विविधता को लेके हम चलेंगे, क्योंकि हमें कोई केवल ये नहीं कि हम भाषा पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ पोएम ही पढ़ना है, तो ये गलत है। हमें साहित्य भी पढ़ना है, हमें कविता भी पढ़नी है, गद्य भी, पद्य भी, सब कुछ पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 115 है, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। तो जो हिंदी भाषा है, अगर इसमें विज्ञान भी पढ़ाया जा रहा है तो इसका क्या उद्देश्य होता है? विज्ञान की भाषा को समझना। अगर कभी भी लैंग्वेज के पेपर में बोल दिया जाए कि मैथ पढ़ाया जा रहा है, तो इसका क्या पर्पज़ हो सकता है कि आप मैथ की भाषा समझ पाएँ, क्योंकि इसमें विविधता लाया जाता है ना हिंदी में। आप इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, मतलब इंग्लिश के कुछ वर्ड मिल रहे हैं, तो मतलब आप इंग्लिश की भाषा सीख पाएँ। तो विज्ञान का है तो मतलब विज्ञान की भाषा समझ पाएँ। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसीलिए तो इंटीग्रेटेड करके बोला गया था पढ़ाने को 1975 में, इंडियाज़ फर्स्ट एनसीएफ में। तो ये हो जाएगा। देखें क्वेश्चन छूटा तो नहीं 15 है ना, 16। लेखन क्षमता के आकलन के लिए, जो लेखन क्षमता है, अगर इसका आकलन करना है, मतलब कि राइटिंग स्किल का असेसमेंट करना है, तो क्या करना चाहिए? मैं बोली थी एनसीएफ में क्या बोला गया था? मीनिंगफुल हो। सबसे पहली बात तो वो देखिए, अगर वो मिल जाता है तो उसको लगाइए, अगर नहीं मिलता है तो सेंस ढूंढिए। फिर थर्ड ऑप्शन अर्थपूर्ण मिल गया, अर्थपूर्ण वाक्यों संदर्भों को देखना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं मिलता तो क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा ओपन एंडेड क्वेश्चन, कई बार बता चुकी हूँ, जिसमें आपका दिमाग क्या हो। पहली बात तो आपका दिमाग आप अपने, एक मिनट, ये नहीं मिलता है तो आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन टाइप का कुछ मिल जाए। इसका मिलने का ये पर्पज़ होता है, उस टाइप का क्वेश्चन ढूंढिए। इसका मिलने का ये पर्पज़ होता है कि आप जो लिखने का काम कर रहे हैं ना, आपका उसमें दिमाग भी इन्वॉल्व हो, दिमाग, या फिर कल्पना वर्ड मिलेगा कि कल्पना करके लिखना, तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हों। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है यहाँ पर, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्द होने का अर्थ क्या है? तो अभी मैं बताई थी क्या है, बहुभाषी स्वरूप बनाना है ना, विविधता मिल जाए या बहुभाषी मिल जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हिंदी का लेखक हिंदी नहीं जानता, गलत है ये। पाठ कठिन और स्पष्ट, ये नहीं है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जब तक विविधता, बहुभाषी, ये सारी चीज़ें मिलती रहें तब तक आप किसी और आंसर पर नहीं जाएंगे। ना मिले तो उसका सेंस ढूंढिए। डायरेक्टली अगर नहीं मिल रहा है तो उसका सेंस आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। आपकी दृष्टि में अभ्यास, जो अभ्यास है, प्रैक्टिस है, वो क्या होता है? ये पाठ को समझने में हेल्प करेगा। तार्किक लॉजिक तो बनाता नहीं है, भाषा के बारे में ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, पाठ को समझने में हेल्प करता है ये। क्वेश्चन नंबर 119 है, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद रखने का क्या उद्देश्य है? जो अपर प्राइमरी लेवल है 6 to 8, इसमें अगर जो ट्रांसलेशन रखा जा रहा है, अनुवाद सामग्री रखा जा रहा है, तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यही है कि अनुवाद में क्या होता है, जैसे कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं, अगर इसमें अनुवाद आ जाए तो हिंदी से संस्कृत में या तो बोला जाएगा या तो इंग्लिश में बोला जाएगा, मतलब कि जो और भाषाएं हैं, अन्य भाषा हैं, उनको पढ़ाने का उद्देश्य होता है। तो अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने का अवसर देना, बिल्कुल सही है। क्योंकि ट्रांसलेशन में आपको पता है ना कि एक भाषा से ट्रांसलेशन नहीं होता है, ट्रांसलेशन में एटलीस्ट 2 लैंग्वेज ज़रूर इंक्लूड होंगे। तो 2 भाषाएं होंगी, एक भाषा तो आप पढ़ ही रहे हैं हिंदी, उसी में अगर ट्रांसलेशन आ गया तो मतलब अन्य भाषा सिखाने का पर्पज़ है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं
तो आप क्या करेंगे, विशेष सहानुभूति नहीं देना है, इससे बच्चा अपने आप को कमज़ोर फील करेगा। उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। साधन कौन सा था, जैसे कि ब्रेल लिपि है, और आपको मैथ पढ़ाना है तो जो अबेकस होता है टेलर का गिनतारा, ये सब देंगे। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर क्यों दिया गया है कि पढ़ने के लिए उपयुक्त साधन। कुछ बच्चे होंगे तो कहेंगे कि ये तो इनको दिखेगा ही नहीं, पढ़ेंगे क्या। तो वही तो है कि अगर दृष्टि बाधित है कोई, तो उसको प्रॉब्लम कहाँ पर होगी, उसको होगी प्रॉब्लम पढ़ने में। जब जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी वही तो प्रॉब्लम मैं दूर करूँगी। हाँ, तो पढ़ने में है तो मैं लाऊंगी पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 है यहाँ पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं। तो अगर अपर प्राइमरी लेवल पर हमें ये ग्रामर सिखाना हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होगा। तो क्या करते हैं, पहले हम उदाहरण देते हैं, फिर हम नियम की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें हम उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं। और निगमन में क्या करते हैं, हम निगमन में नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं, नियम से उदाहरण की तरफ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, उदाहरण से नियम की तरफ। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता। तो जो अपर प्राइमरी लेवल है यहाँ पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होता है। पहला ऑप्शन है निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, ये तो होता ही है। भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, जो परिभाषा है वो तो आपको वैसे भी पता है कि निगेटिव टैग वर्ड है ये। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि भाषा के जो व्याकरणिक बिंदु हैं उनके परिभाषा को जाना जाए। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है, भाषा की नियमबद्ध जो प्रकृति है को पहचानना और उनका विश्लेषण करना, क्या हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या है, उद्देश्य है या नहीं है। तो नियमबद्ध जो प्रकृति है उसको पहचानना चाहिए, साथ में विश्लेषण करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, उद्देश्य है ये। क्वेश्चन नंबर 109 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है कि क्या ज़रूरी है, समृद्ध का भाषा हो, किस समृद्धि का भाषा हो, भाषिक समृद्धि। फिर है वह भाषा व साहित्य, यहाँ पर रहेगा साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्तियों में उपयोग किया जाए। तो भाषिक व साहित्य, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। यहाँ पर भाषिक रहेगा कि भाषिक समृद्धि भाषा का, साहित्य व अन्य विषयगत, ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 है, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। तो इस कथन का औचित्य नहीं है। इसका मतलब क्या नहीं है। अगर ऐसा बोला जा रहा है कि हिंदी भाषा को भी जगह मिलना चाहिए तो इसका क्या औचित्य नहीं है। तो हिंदीतर भाषियों की आक्रोश को शांत करना, ये औचित्य नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी ये भी है कि हिंदीतर भाषाओं की रचना शैली को से परिचित कराना, फिर साहित्य से परिचित कराना, माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार। ऑप्शन नंबर ये तीनों हैं, ये नहीं है ज़रूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है, यहाँ पर विद्यार्थियों के पढ़ने में रुचि जगाने व भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त क्या और आ सकता है। पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त चलिए देखते हैं कौन सी एक्टिविटीज़ और की जा सकती है। तो यहाँ पर पहला है शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। तो शैक्षिक भ्रमण जो है ये लैंग्वेज सिखाने में उतना नहीं है, ज्ञान की वृद्धि के लिए। पाठचर्या सह सामग्री क्रियाओं का एकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, ये भी नहीं है। समाचार पत्र पोस्टर करवाया जाना चाहिए। फिर है पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि पढ़ने की जो सामग्री है पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त बोला जा रहा है, पठन के लिए जो सामग्री है वो विकसित की जा सकती है। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। शैक्षिक भ्रमण वगैरह ये ज़्यादातर मैथ में इंपॉर्टेंट है, EVS में इंपॉर्टेंट है और साइंस में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के जो भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या है, मोर मोरनी, ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा, खुले अंत वाला जो होगा वही होगा। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं,
वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जंगली घर जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? तो ये सारे एक वर्ड में इसका आंसर मिलेगा। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थीं? ये भी लगभग वन वर्ड में हो, फिक्स मतलब आंसर होगा इसका। नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द में, देखिए अपने शब्दों में, अब आपको फ्री कर दिया गया है कि आप अपने शब्दों में अपनी कल्पना के हिसाब से करिए। तो फ्री करना मतलब यही हो जाएगा, खुले अंत वाला प्रश्न, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 है। यहाँ पर भाषा अर्जित करने के संदर्भ में जो भाषा का अर्जन होता है, इसके संदर्भ में क्या पूछा गया है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो जो एनवायरनमेंट है वो दोनों में है, चाहे अर्जन हो चाहे अधिगम हो। भाषा समृद्ध परिवेश, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड वाला सही हो जाएगा। और भाषा सीखने की, अर्जन करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये कौन बोलता है? ये चॉम्स्की के द्वारा बताया जाता है कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है बच्चों में। चॉम्स्की बोलते हैं कि एक LAD होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसके द्वारा बच्चा भाषा सीख लेता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। स्किनर की बात की जाए तो स्किनर कहते हैं कि बच्चे जो भाषा सीखते हैं वो अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, अनुकरण के द्वारा। और वाइगोत्स्की बोलते हैं स्किनर अनुकरण के द्वारा, और जो वाइगोत्स्की हैं ये बोलते हैं कि समाज और संस्कृति के द्वारा, समाज व संस्कृति के द्वारा, या हम कह सकते हैं परिवेश के द्वारा बच्चे भाषा सीखते हैं। और ये भी बोलते हैं कि पहले भाषा का विकास होता है बच्चों में, फिर विचार आता है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, हूबहू क्वेश्चन इससे बनते हैं। भाषा है फिर विचार है। अब वो पियाजे आ जाते हैं, पियाजे भी इम्पॉर्टेंट है। पियाजे कहते हैं कि बच्चों में जो भाषा का विकास होता है वो पहले उनके अंदर संज्ञान या फिर विचार आता है, विचार ज्ञान बुद्धि मतलब, इसके बाद क्या, इसी से भाषा, बाद में भाषा का विकास होता है। ये पियाजे बोलते हैं, वाइगोत्स्की का उल्टा। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है। यहाँ पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है, उन्हें रिसोर्सेज के रूप में लेना चाहिए, उनकी मातृभाषा को सम्मान देना चाहिए। शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करे, का ही निगेटिव वर्ड है। शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही, फिर नेगेटिव है, व्यवहार करे। फिर है शिक्षक बच्चों के मातृभाषा को प्रयोग करे। ऐसा नहीं है कि उसी में किया जाए, उनकी मातृभाषा को 100% यूज़ कर लिया जाए, ऐसा नहीं होता, लेकिन उनके जो प्रयोग है उनको थोड़ा सा स्थान दिया जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने तो ये ज़रूरी नहीं है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई होती है। तो लिखने में कठिनाई, ग्राफ पर क्या करते हैं, लिखते हैं, डिस्ग्राफिया हो जाएगा। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने में कठिनाई है। डिस्कैलकुलिया ये क्या है? ये होता है गणना में, मतलब कि जोड़ने घटाने में। भाषाघात, जो भाषा में जिससे दिक्कत होती है उसे बोला जाता है अफेजिया, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है। तो हिंदी भाषा का जो विविध रूप है, इसमें अगर परिचित करवाना सबसे ज़्यादा सहायक क्या होगा? साहित्य होगा, और ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। समाचार पत्र व ये नहीं है, विविध रूप साहित्य में मिलेगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सेकंड वाला सही हो जाएगा। अन्य मुद्रित सामग्री, अन्य में पता नहीं कितनी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि सारी चीज़ें लगभग इंक्लूड हो जाएंगी, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। भाषा सीखने और अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? भाषाई परिवेश, ऑप्शन या व्याकरण। आधार नहीं है, तो भाषाई परिवेश है, यहाँ पर देखिए नहीं वर्ड, तो भाषाई परिवेश है, स्वाभाविकता है, सहजता है, ये सहजता है। ये फोर्थ ऑप्शन व्याकरण जो है ये नहीं है अंतर का आधार, क्योंकि व्याकरण जो होता है ये अर्जित करने में तो होता ही नहीं है, व्याकरण सीखने में होता है, लेकिन अंतर का आधार नहीं है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है, मतलब ऐसे प्रश्न क्यों स्थान दिए गए हैं? तो यहाँ पर स्त्री बंधन की चर्चा करना इसके लिए नहीं, सौंदर्य प्रतिमान बनाना ये भी नहीं, ये भी नहीं, विरोध करना नहीं, तो भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ देना, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 119 है। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप को पोषित करता है। तो ये किस प्रकार का है क्वेश्चन, ये जो पूछा जा रहा है कि आना से, तो ये व्याकरण है, ये आपको पता ही है। शब्द उपसर्ग प्रत्यय ये किस में आते हैं? सारे ये व्याकरण में आते हैं, संज्ञा सर्वनाम उपसर्ग प्रत्यय, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
उच्च प्राथमिक स्तर पर परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाना चाहिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर किस चीज़ से परिचित कराना चाहिए? तो साहित्यिक विधा से। देखिए ये सारे उतने पॉजिटिव नहीं हैं, तो ये जो है ये ज़्यादा है। साहित्यिक विधा, साहित्य भी पॉजिटिव में टैग वर्ड में आता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 है यहाँ पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। तो अपर प्राइमरी लेवल पर जो भाषा सीखने का उद्देश्य होता है वह क्या है? तो वह है दूसरों के अनुभव से जुड़कर सवालों के जवाब देना। तो ये नहीं है। प्रश्नोत्तरी, भाषण, ये सारे वैसे भी पता है आपको। अंत्याक्षरी तो सही है लेकिन प्रश्नोत्तरी नेगेटिव है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा कि जो भाषा की बारीकियाँ है और सौंदर्य बोध है उनको सही रूप में समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है यहाँ पर। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास, उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का ये क्या पर्पज़ है या नहीं है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये इम्पोर्टेंट पर्पज़ है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। पढ़ने का अर्थ है। पढ़ने का अर्थ क्या होता है? जो रीडिंग स्किल है इसका अर्थ होता है कि समझ कर पढ़ना। जब तक मीनिंगफुल ना हो पढ़ने वाला प्रोसेस या लिखने वाला प्रोसेस, तब तक वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर पढ़कर समझना ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 है यहाँ पर। कविता में कई बार अभी भी प्रयोग करके बातें रची गई हैं। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं? प्रश्न की ओर संकेत करता है। तो ये कैसे प्रश्न की ओर संकेत करता है? तो यहाँ पर भाषा की बारीकी है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी प्रयोग करके बातें रची गई हैं। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं? तो इस टाइप का है ये दिया गया। तो यहाँ पर भाषा की बारीकी, क्योंकि यहाँ पर व्याकरण वगैरह यूज़ नहीं किया, व्याकरण की परिभाषा नहीं है, भाषा की संरचना नहीं। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा की बारीकी है। क्वेश्चन नंबर 110 है यहाँ पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है रेडियो नाटक, ये इतना ज़रूरी नहीं है। कविता का पाठ ये भी नहीं है। आयु अनुरूप साहित्य, तो जो हिंदी भाषा में अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पढ़ाने के पर्पज़ से 6 to 8 के लिए, तो साहित्य से स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड साहित्य, वो भी एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है यहाँ पर। गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार क्या है? तो जो गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी, तो मैं बोल रही थी कि ये तो जो गणित है, विज्ञान है, ये सब सब्जेक्ट जो है ये एक लैंग्वेज है। तो यहाँ पर पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे क्या हों, भाषा की विभिन्न रंगतें, ये रंगतें तो नहीं होंगी इसमें, क्योंकि अलग अलग रंगतें नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि हिंदी को ही जगह मिले। हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, ये पर्पज़ नहीं है। फिर है सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सभी दिया गया है। थोड़ा थोड़ा सब था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि ये सारे पर्पज़ हैं, यहाँ पर कोई एक नहीं चुनना था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है कि बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, कब सीखेंगे? अनेक पाठ्य पुस्तक हो या समृद्ध परिवेश हो। तो साहित्य है आपका या परिवेश दिखे, तो ये सारे पॉजिटिव होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा कि भाषा का जो समृद्ध परिवेश है वो हो। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो जो अपर प्राइमरी लेवल है, यहाँ पर अगर लैंग्वेज का असेसमेंट करना है तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। जांच सूची में हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, साक्षात्कार सूची ये सब नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि आप ऑब्जर्व करिए कि बच्चे जो है भाषा के प्रयोग को सही से कर पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है, तो क्या है? फिर है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना। तो यहाँ पे हमें भरना है कि द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है कि प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप क्या करना, यहाँ पर भरना है
और जो अर्जित दक्षता है वो किस पर बेस्ड होता है, बुनियादी पर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि बुनियादी ये बेसिक बिल्कुल लेवल पर होता है अर्जन, क्योंकि जब बच्चे स्कूल आना स्टार्ट भी नहीं किए रहते हैं उससे पहले ही भाषा का अर्जन हो जाता है, तो वो बुनियादी लेवल होता है। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, भाषा के विभिन्न कौशलों को रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। तो जो भाषा के अलग अलग कौशल हैं उनको इंटीग्रेटेड करके पढ़ाने की बात की गई है। इंटीग्रेटेड करके मतलब कि सब्जेक्ट आपका क्या होगा, इंटीग्रेटेड का मतलब एकीकृत का मतलब सब्जेक्ट एक होगा लेकिन उसमें कई सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि अलग अलग कौशल, अगर हमें अलग अलग जो स्किल्स हैं इनको सीखना है तो एक भाषा में कई भाषाएं सम्मिलित होनी चाहिए, यही कहलाता है एकीकृत या इंटीग्रेटेड। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। तो व्याकरण अगर शिक्षण की कौन सी विधि प्रभावी है, अभी हम पढ़े थे कि व्याकरण सिखाना है तो कौन सी विधि आएगी, तो आगमन विधि आएगी, जिसमें हम कहाँ से चलते हैं, एग्जाम्पल टू रूल चलते हैं। पहले एग्जाम्पल बताएंगे फिर रूल बताएंगे, उदाहरण पहले बता देंगे फिर नियम बताएंगे। निगमन में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, पहले हम नियम बताते हैं, नि से निगमन, नि से नियम, ट्रिक भी बताई थी, फिर हम उदाहरण की तरफ जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन ये है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है। जो व्याकरण शिक्षण का है वो आगमन विधि है। क्वेश्चन नंबर 118 है यहाँ पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार क्या जुड़ा है। तो ये अगर ऐसा शामिल किया जा रहा है मतलब कि वहाँ पर विविधता वाली चीज़ें हो रही हैं, तो विभिन्न रंगतें, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। विविधता की चीज़ें हो रही है जो साइंस का चैप्टर इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभाषा फार्मूला भारत की चुनौतियों और को संबोधित करने का एक प्रयास है। तो किसको करेगा ये, भारत की भाषा स्थिति, जो भाषा की स्थिति है उसकी चुनौतियां और अवसर। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा स्थिति और अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार है। तो यह विचार कैसा है, यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो लिखने की क्षमता है, राइटिंग स्किल है, इसका जो विकास है संगति मतलब साथ में ही होना चाहिए। LSRW यही तो प्राकृतिक जो ऑर्डर होता है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, राइटिंग, रीडिंग है, राइटिंग है, तो यही है। तो इसका जो क्षमता का विकास है वो संगति में होना चाहिए, मतलब साथ साथ में होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 है यहाँ पर कि गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। तो जो गद्य है जैसे में कहानी वगैरह पाठ वगैरह रहते हैं, तो इसमें क्या अपेक्षित नहीं है, तो क्या इसमें उम्मीद नहीं की जाती है जो गद्य शिक्षण होता है। पहला ऑप्शन है इसमें भाषा की बारीकियां समझना, तो ये होता है इसका पर्पस। कल्पनाशीलता ये भी होता है, तार्किक शक्ति का विकास भी होता है, तो अनुकरण क्षमता का विकास। ज़रूरी नहीं है कि जो गद्य शिक्षण हो उसमें अनुकरण जो क्षमता है इसका विकास हो, तो 4th ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी जो लॉजिक वाली चीज़ें हैं इसका भी हम रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि लॉजिक वाली चीज़ें भी सही हों, इमेजिनेशन वाली, इमेजिन करने वाली चीज़ें भी सही हों, ऐसा भी हम उम्मीद रखते हैं, बारीकियाँ उसकी समझें, तो 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि अपेक्षित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 107 है यहाँ पर, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए। तो ये क्या है देखते हैं, बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल जाए, इससे ये नहीं पर्पज़ है। फिर है बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। रचनाकारों से परिचित होने का पर्पज़ नहीं होता है, जो रचना की भाषा है उससे परिचित होने का पर्पज़ होता है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सकें, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। तो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, हिंदी लैंग्वेज को सिखाने के लिए अपर प्राइमरी लेवल मतलब कि 6 to 8 के लिए। तो पहला, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, कंठस्थ करना, निगेटिव टैग वर्ड है, काट देंगे। रचनाकार अभी हम जस्ट काटे थे कि रचनाकार वाला नहीं है, ये पर्पज़ नहीं होता कि रचनाकार के बारे में जाने, ये भी नहीं है। प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, ये भी नहीं। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो भाषा की नियमबद्ध प्रकृति है, उसके जो रूल्स हैं लैंग्वेज के, उनको पहचानना, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, भाषण, परिचर्चा, संवाद। बच्चों की क्या करते हैं ये,
अनुकरण को तो नहीं बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखने का कहीं काम नहीं हो रहा है कि राइटिंग जो स्किल्स है वो डेवलप होगा, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कल्पना वाला काम भी नहीं हो रहा है। भाषण का मतलब भी एक दूसरे से इंटरेक्शन है, बातचीत करना है। परिचर्चा में भी वही है, संवाद डिस्कशन में भी वही है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर जो ओरल रिप्रेजेंटेशन है, मौखिक अभिव्यक्ति है, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 है। यहाँ पर गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना में मदद करता है। तो अगर हम जो गद्य है इसको हम पद्य में रूपांतरित कर दिए, ऐसा ट्रांसफ़र करना किस में हेल्प करेगा, तो ये हो जाएगा भाषाई संरचनाओं पर अधिकार। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। अभ्यास नहीं, सर्वो सबसे जरूरी नहीं, सबसे अच्छा सृजन हो, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। जो भाषा की संरचना है, स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, उस पर अधिकार, उस पर पकड़ बनाना। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे? तो किसको सबसे ज़्यादा महत्व देंगे? साहित्यिक सामग्री। अभी हम पढ़े ही थे कि लैंग्वेज में अभिव्यक्ति वगैरह या भाषा प्रयोग के बाद साहित्य का ही नंबर आता है, तो सेकंड सही हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक नहीं, ये नहीं, ये नहीं। क्वेश्चन नंबर 112 है। यहाँ पर आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? तो किसका करेंगे? बोलने के अवसर मिले जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो। तो फिर है जिसमें बच्चे परस्पर अंतः क्रिया करके सीखें, और जिसमें बच्चे केवल वर्ड निगेटिव है, बिल्कुल ना पढ़नी हो, ये भी गलत है। बच्चों को बोलने के अवसर मिले, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही जगह, जिसमें बच्चे परस्पर अंतः क्रिया करें, मतलब कि बोले भी सुने भी, केवल बोलना नहीं, बोलना सुनना दोनों। जो इंटरेक्शन होता है इसमें यही तो आता है, ना ही सिर्फ बोलना आता है ना ही सिर्फ सुनना, इसमें जो स्पीकिंग है वो भी आ जाता है और लिसनिंग भी आ जाता है, तो दोनों सही होगा। यही होता है अंतः क्रिया। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाती है वह क्या हो? मदर टंग हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, मातृभाषा, और या क्या हो? क्षेत्रीय भाषा। हिंदी भाषा नहीं, क्षेत्रीय भाषा, उस क्षेत्र की जो भाषा। अगर मातृभाषा नहीं पढ़ाया जा रहा है तो जो उस रीजन का लैंग्वेज हो वो हम पढ़ाएंगे, क्षेत्रीय भाषा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, या तो मदर टंग हो या तो उस रीजन का लैंग्वेज हो, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि यूज़ किया जाता है पर सर्वाधिक बल देती है, तो किस पर बल देगी? ये उदाहरणों पर देती है। ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि उदाहरण से ही शुरू होता है, तो जिससे स्टार्ट होगा उसी पर ज़्यादा फोकस होगा, तो उदाहरण से रूल की तरफ। अगर निगमन की बात किया जाए तो वो नियम पर ज़्यादा बल देता है, क्योंकि उसमें नियम से स्टार्ट होता है, नियम से उदाहरण की तरफ। रूल टू एग्जाम्पल चलते हैं निगमन वाले में, जिसे बोला जाता है डिडक्टिव मेथड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि क्या करता है? बल्कि ये विभिन्न माध्यमों की जानकारी या फिर विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा हम पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर भाषा वाला ऑप्शन ही सही करेंगे। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयोग नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 117 है। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा को किसने, अगर मान लीजिए कोई स्टोरी है उसके जो अलग अलग शैली हैं उन पर डिस्कशन किया जा रहा है, तो वो किस पर करेगा? कहानियाँ रचने में। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। व्याकरण की बात नहीं हो रही है, याद करना और ये बताना गलत है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कहानियाँ रचने में, स्टोरी बनाने में। क्वेश्चन नंबर 117 है। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? तो जो संदर्भ है, अगर इसमें व्याकरण की बात करें तो किस पर बल देगा? ये पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को, तो कहाँ संदर्भ में व्याकरण रहता है? ये रहता ही नहीं है। पाठ के दौरान ये भी नहीं रहता। पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास, ये भी निगेटिव है। तो यहाँ पर हो गया पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। संदर्भ इस पर बेस्ड होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा कि पाठ को जब पढ़ाया जा रहा है ड्यूरिंग द रीडिंग प्रोसेस, उसी समय प्रसंगवश व्याकरणिक बिंदु जो उसमें ग्रामर के पॉइंट्स आते हैं उनको स्पष्ट करने में, क्लियर करने में ये हेल्प करता है। फोर्थ नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 118 है। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक। आर्थिक कौन सा होगा? भाषिक व सांस्कृतिक। भाषा की बात कर रहे हैं तो भाषिक व सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ना ही आर्थिक सामाजिक और ना ही सामाजिक व्यवसायिक, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है, भाषिक और सांस्कृतिक।
क्वेश्चन नंबर 119 है, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा पोस्टर दिखाया और चर्चा की। सरकार ने जो वाटर कंजर्वेशन पर वर्क किया था, पोस्टर उस पर बेस्ड ये पोस्टर दिखाया, साथ में डिस्कशन कर रहे हैं ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री क्या है। ये अनुपयोगी है, तो ऐसा तो है नहीं कि अनुपयोगी हो, गलत है। मनोरंजक भी नहीं है, मनोरंजन कहीं पर्पज़ होता नहीं है। कृत्रिम भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि ये प्रमाण है, एक प्रकार से एविडेंस है कि हाँ वाटर कंजर्वेशन पर गवर्नमेंट भी वर्क कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल दिया जाना चाहिए जिनके उत्तर सरल हों। तो इजी चीज़ों को पढ़ाना कभी पर्पज़ नहीं होता है। फिर है उत्तर अलग अलग हों, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्योंकि जो ओपन क्वेश्चन कितने प्रकार का होता है, 2, एक ओपन एंडेड होता है। ओपन एंडेड का मतलब होता है खुले अंत वाला, हिंदी में बोला जाता है खुले अंत वाला, जिसमें हमारा माइंड बिल्कुल फ्री होता है, हम कुछ भी सोच समझ के उत्तर देते हैं। इसमें कोई फिक्स आंसर नहीं होता है, अलग अलग बच्चा अलग अलग उत्तर देते हैं अपने अपने हिसाब से। तो यही होता है, तो ये बच्चों के लिए पॉजिटिव भी होता है खुले अंत वाला प्रश्न। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि उत्तर अलग अलग हों, यही होता है, यही रचनात्मकता भी कहलाता है, जिसमें जो क्वेश्चन हो उसके कई आंसर हों। ऑप्शन नंबर 2 सही है। और जिनके एक उत्तर होते हैं वो होता है क्लोज एंडेड, मतलब कि बंद अंत वाले, जिसका कोई एक फिक्स आंसर होता है। ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है। यहाँ पर एक अध्यापक ने क्लास 6 के विद्यार्थियों को कैप्शन, मतलब कि शीर्षक जिसे बोला जाता है, के साथ एक फिल्म दिखाई। फिर है यह फिल्म पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? चलिए देखते हैं। श्रवण युक्त या सक्रिय रूप से देखना सही है अभी तक ये, और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे पॉजिटिव टाइप वर्ड है। सक्रिय रूप से देखना और सुनना, इससे ज़्यादा पॉइंट्स इसमें इंक्लूड हैं, और जिसमें देखिए पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा होती हैं वही ऑप्शन हम चुनेंगे, भले ही और भी कई ऑप्शन मिल जाएँ जो पॉजिटिव हों। इस तरह की फिल्में देखने से विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करना होता है। लगभग सारे सही हैं, लेकिन ये ज़्यादा सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला कथन क्या है? एजर्सन जो है ये है, अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं, जो मतलब कि वर्ब है, उस पर अधिक प्रयोग करता है। मतलब कि नाउन के अपेक्षा वो वर्ब पर अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियम की अनदेखी करता है। जो ग्रामर के रूल हैं उनको क्या करता है? इग्नोर करता है। तो ये क्या है? फिर है उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित है। तो हमें बताना है कि क्या है। तो ये तो सही है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे ऐसा ही करते हैं कि वो नाउन की अपेक्षा वर्ब को अधिक प्रयोग करते हैं, और जो नियम होते हैं रूल से वो भागते हैं, अनदेखा करते हैं। तो ये सही है। उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित है, ये भी सही है। दोनों सही है। व्याख्या भी कर रहा है, इसी वजह से वो नाउन को नहीं पढ़ना चाहते। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 93 है। यहाँ पर एक बालिका, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। एक बालिका अपनी कक्षा का अनुभव अपनी माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि अब कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती हैं, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यदि यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। वो बोल रही है कि बहुत अच्छा तरीका है। ये आँख बंद करके बैग में से निकालती हैं मतलब कुछ वस्तु, और फिर टीचर बताती हैं, पूछती हैं कि क्या है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। क्या है? जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। बिल्कुल सही है। उसमें लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यहाँ पर सुनने की तो काम हो नहीं रही है, बैग से निकालने का काम या कहीं से भी सामान उठाने का काम तो करने का ही होगा ना, नकल करने का है नहीं। देखती हूँ है नहीं, आँख बंद करवा दिया जाता है क्योंकि। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 94 है। शिक्षार्थी क्या करती है? उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति को चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। तो ये किस पर वर्क कर रही है? तो संदर्भ सामग्री की मदद लेना। ऑप्शन नंबर 2 फर्स्ट सही हो जाएगा। संदर्भ सामग्री, उससे रिलेटेड जो सामग्री उसका मदद लेना। अभ्यास की बात होनी रही है, कन्फ्यूज़न का भी नहीं, ये भी नहीं। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है। यहाँ पर नैदानिक परीक्षण का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? तो जो अधिगम में त्रुटियां रह गई हैं उसके आकलन के लिए, जहाँ पर प्रॉब्लम आ रहे हैं। पाठ्यपुस्तकों के मुख्य बिंदु का सारांशीकरण के लिए नहीं। फिर है
अब शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं नहीं पहचानते, टीचर इसमें या बड़े लोग करते हैं। फिर है शिक्षार्थियों की उपलब्धियों के क्रम को श्रेणी में करना वैसे भी गलत है। शिक्षार्थी की भाषा के मजबूत और कमज़ोर बिंदु, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही हो जाएगा कि जो बच्चों के प्रॉब्लम आ रही है उसको पहचानना, 4 ऑप्शन सही है। इसके बाद आता है रेमेडियल टीचिंग, मतलब कि उपचारात्मक शिक्षण, जिसमें पहले प्रॉब्लम को पहचाना जाता है नैदानिक में, फिर उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उसका दूर किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है। निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? निपुणता वर्ड आपको पता ही है, भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थी की पहुँच बन गई है, बिल्कुल सही है। जहाँ तक आपकी पहुँच मान लीजिए इस लेवल तक आ गए हैं तो वहीं तक तो आप निपुण कहलाएंगे, तो उस लेवल तक की असेसमेंट करता है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया। हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्न मतलब क्विज करा रहे हैं, भाग लेने को कहा। यह अध्यापक पर यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है, मतलब अध्यापक क्या कराना चाह रहा है, क्या पर्पस है? पहला ऑप्शन है टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, बिल्कुल। अगर कोई टॉपिक मान लीजिए पढ़ाना है, उससे पहले कोई एक्टिविटी, क्योंकि एक्टिविटी के द्वारा ही स्टार्ट करते हैं हम। एक्टिविटी जो कराई जाती है ये इसलिए कराई जाती है ताकि बच्चे का जो इंटरेस्ट है ये क्या हो जाए, बने, बच्चे का इंटरेस्ट इस टॉपिक के लिए हो जाए, डेवलप हो। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? रुचि पैदा करना, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए डायरेक्ट हम डेफिनेशन की तरफ नहीं जाते, जहाँ पर परिभाषा, व्याख्या ये सब वर्ड आते हैं उनको हम काट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, रुकावटें। फिर है वह इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए, तो ऐसे स्टूडेंट के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? तो पहले पनिशमेंट वगैरह का तो करना ही नहीं है। उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर तो यही कहने का मतलब जो अच्छे बच्चे हैं उन पर ध्यान दो, तो गलत है। जो बुरे बच्चे होंगे तो और बुरे बन जाएंगे। समाधान खोजने के लिए अभिभावक को पहले खुद हैंडल करेंगे, फिर अभिभावक को इंक्लूड करेंगे। विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना, खुद थोड़ा सा डील करना चाहिए, फिर अभिभावक को विद्यालय प्रशासन के पास जाना चाहिए। तो बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना, तो ऐसे बच्चे जो हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील वगैरह होते हैं, उनको क्या करते हैं हम, कुछ क्वेश्चन वगैरह पकड़ा देते हैं, बोलते हैं इसका आंसर तुम ढूंढो, ताकि वो उसमें बिजी रहे। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है, विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। मतलब ये प्रोसेस है सारा लेखन कौशल का, किसका है? लेखन कौशल का है ना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्या करना? मानस मंथन करना, पहले हम विचार करते हैं, प्रारूप बनाते हैं, फिर संयोजन करते हैं, उस प्रारूप को टोटल मिला देते हैं, फिर प्रारूपण करते हैं, उसका एक फॉर्मेट बनाते हैं, फिर संपादन करते हैं, अंततः उससे पुनरावृत्ति भी करते हैं ताकि वो सही होती है। ये सारे जो स्टेप्स दिए गए हैं ना, ये और ये लेखन कौशल के हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जर्सन है, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। तो बिल्कुल सही है। ये जो पठन होते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल जो होता है वो प्राइमरी लेवल पर क्या करते हैं, समालोचनात्मक जो चिंतन है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, कई तरीके से सोचना, यही होता है क्रिटिकल थिंकिंग। तो इन पर क्या करते हैं, इन पर ये मदद करते हैं। तो ये तो सही है, ये सही है। फिर है समालोचनात्मक चिंतन पाठ, पठन और लेखन का उपकौशल है, तो ये उपकौशल नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 है यहाँ पर कि चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद से ये क्या है, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है? तो जो भाषाई कौशल होते हैं, लैंग्वेज से इस रिलेटेड स्किल्स होते हैं, इनको अगर सीखा जाता है तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट मेथड क्या हो सकता है? चुनौतीपूर्ण, ये ड्रिलों की मदद से, ड्रिल एक अभ्यास में ही आता है तो ये गलत है। एक समय पर एक ही कौशल, ये भी नहीं है। LSRW लगभग एक दूसरे से रिलेट करके सीखना चाहिए। समावेशित युक्तियों से के माध्यम से, तो समावेशन का क्या मतलब होता है? इंक्लूड करना। तो सारे जो हैं स्किल्स उनको इंक्लूड करके एक साथ सीखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, केवल वर्ड निगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 102 है यहाँ पर, विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा। वर्णन करना, किसी का व्याख्या करना। फिर है सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए? तो क्या करने के लिए कहना चाहिए? तो कोई ऐसी घटना हो जिसका वर्णन करें, या किसी भी चीज़ का वर्णन करने के लिए बोलिए। एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो।
उनसे ऐसा पूछिए कि कोई ऐसी घटना आप बताइए जिसमें आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुए हों, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें वो वर्णन करेंगे अपने आंखों देखी घटना को। पाठ्यवस्तु में आई क्रिया विशेषण में तो प्रॉब्लम हो नहीं रही है, वर्णन करने वाले शब्दों के शब्दों में भी नहीं हो रही, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, आंखों देखी घटना का वर्णन करना। क्वेश्चन नंबर 103 है यहाँ पर कि क्लास 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के अलावा अन्य पाठ्यपुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही हैं, वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही हैं, मतलब समृद्ध कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाठ्यपुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को, मतलब कि विस्तार हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है रीडिंग मटेरियल्स का। तो विस्तृत पठन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गहन पठन वो होता है जिसमें हम अर्थ के सबको समझने के लिए पढ़ते हैं। साझा पठन जिसमें हम पीयर मतलब कि सहपाठियों के द्वारा पढ़ते हैं। निर्देशित पठन वो होता है जिसमें टीचर हमें इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, हम उस टाइम पे पढ़ते हैं। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, विस्तृत पठन है ये, एक्सटेंसिव पठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्यपुस्तकों एवं अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। तो इनका चयन करने के लिए सब तो सही है, एक सही नहीं है, वही हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। पहला है पुस्तकों संसाधनों की अनुकूलता। तो अनुकूलता होनी चाहिए, अनुकूलता का मतलब है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हम टाइम टू टाइम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकें, ये होना चाहिए। बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं, उन्हें आने वाली भाषाएं, तो हमारे बच्चों को क्या नीड्स है इसका तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये भी है। विद्यार्थियों का स्तर एज अप्रोप्रिएट, कंटेंट के लिए क्या बोले, यही सब तो बोला गया है कंटेंट के लिए कि एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, मतलब कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे विद्यार्थी क्या सीख सकते हैं क्या नहीं। सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता, ये नहीं, ये कोई पर्पज़ नहीं होता कि कॉन्सेप्ट कितना गहन है कितना जटिल है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है यहाँ पर, अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए, कुछ क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया। फिर है सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण होगा। तो कौन सा मानदंड होना चाहिए किस चीज़ के लिए, यहाँ पर भाषा सामग्री के प्रयोग के निरीक्षण के लिए, भाषा सामग्री के प्रयोग के निरीक्षण के लिए। चलिए देखते हैं, सामग्री की उपलब्धता, अभ्यास नहीं होगा। फिर है उपयोग, दोहराव भी नहीं होगा। अवलोकन, पृष्ठपोषण, सत्र और लिखित रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चेकलिस्ट, पूर्वानुमान, ये नहीं होता है। अधिगम प्रतिफल, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर अवलोकन होना चाहिए, साथ में पृष्ठपोषण, सत्र होना चाहिए, लिखित रिपोर्ट प्रोवाइड करानी चाहिए, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, कविता के अनुसार अपने, अच्छा यहाँ पर ये हो गया, कविता आ गई है क्वेश्चन नंबर 105 से 6 से। पेडागोजी वाला क्वेश्चन ये वाला इस सत्र का कंप्लीट हुआ। PDF चेंज करती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 106 है यहाँ पर, उपचारात्मक शिक्षण अभी बताई थी कि पहले नैदानिक आता है फिर उपचारात्मक आता है, जिसमें शिक्षार्थियों के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको दूर किया जाता है। उन अध्यापकों के लिए है, अध्यापक के लिए नहीं है, ये काट दीजिए से। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए है, मतलब यहाँ पर केवल अध्यापक दिया था इसलिए केवल अध्यापकों के लिए नहीं है। फिर है उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए है क्योंकि अध्यापक करेगा शिक्षार्थी के लिए, तो जिन्हें अपने शिक्षण, अधिगम और युक्तियों को समझने और बदलने में सुधार लाने की ज़रूरत है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अधिक अंक लाना या फिर कुछ आयामों पर सिर्फ ध्यान देना, ये नहीं है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है यहाँ पर, क्लास 6 की शिक्षार्थी है श्रेया। फिर है पिता के स्थानांतरण के कारण उसके फादर का ट्रांसफ़र हो गया पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु की मदुरई जाती है, वो मदुरई चली जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेज़ी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब हमें बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। तो पहला है तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेज़ी तथा पंजाबी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएंगी, गलत है। जो तमिल भाषा है ये तो सीखी है ना, जो सीखी है, जो पढ़ी, जिसको मतलब कि फॉर्मल तरीके से सीखी है वो हो जाएगा उसका अधिगम। फिर है सभी तीन भाषाएं पंजाबी, तमिल व अंग्रेज़ी अधिगम के अंतर्गत नहीं, पंजाबी उसकी जो है मातृभाषा है। फिर है अंग्रेज़ी भाषा अर्जन और पंजाबी, ये भी नहीं होगा। पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेज़ी भाषा अधिगम है। तो
तो क्योंकि सेकंड भाषा जो अधिगम के रूप में कहाँ से सीख लेती है, ये विद्यालय में सीखती है। देखिए विद्यालय में द्वितीय भाषा, जो भाषा हम विद्यालय में सीखेंगे, विद्यालय में द्वितीय भाषा अंग्रेजी सीखती है। जो भाषा हम विद्यालय में सीखेंगे वो हमारा अधिगम होगा, क्योंकि हम फॉर्मल तरीके से फॉर्मल वाली जगह पे सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तमिल देखते हैं कैसे सीखी है, वो अपने पड़ोसियों की मदद से सीखी है तमिल बोलना, ना कि वो स्कूल जाके पढ़ी है। तो ये भी अर्जन हो जाएगा, जैसे कि पंजाबी सीखी थी अपने घर में और अपने पड़ोसियों की मदद से। तो तमिल और जो पंजाबी है वो उसका अर्जन हो जाएगा, जिसको उसने अर्जित कर लिया है फॉर्मल वाली जगह पर, नहीं भी स्कूल में नहीं, अपने आप से, मतलब कि आसपास पड़ोस से। अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है, कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। तो जो विस्तृत पठन है इसका पर्पज यहाँ पर कौन सा नहीं है। तो पहला है बहिर्वेशन एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पठन, या फिर व्याकरण अधिगम के लिए पठन, सराहना के लिए पठन, आनंद के लिए पठन। तो यहाँ पर जो व्याकरण के अधिगम के लिए पठन है ये विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है यहाँ पर, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं, मतलब कि कोई ग्रुप बन रहा है सहयोगात्मक। फिर है पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया हो क्या रहा है, डिस्कशन हो रहा है। फिर है जिसे समीपस्थ विकास क्षेत्र, किसने बोला, ये वाइगोत्स्की ने बोला है। और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे, इस प्रकार के पढ़ने को हम क्या कहेंगे, ये पारस्परिक शिक्षण है। क्योंकि आसपास ये देखिए सहयोग से जो सीखा जाता है वो पारस्परिक शिक्षण में आता है, जैसे कि सहयोग से एक दूसरे के साथ जो सीखा जाता है वही तो सहयोग में एक दूसरे के साथ सीखा जाता है, और पारस्परिक में भी वही है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि वाइगोत्स्की बोलते हैं समाज एवं संस्कृति से सीखना। वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं। तो ऐसी भाषा क्या कहलाएगी, बेसिक भाषा होती है, तो ये बुनियादी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। जो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल है जिसमें हम अपने दिन प्रतिदिन डे टू डे लाइफ में बातचीत करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है यहाँ पर, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे। समाचार पत्र से समाचार को पढ़ना बारीकी से पठन हो जाएगा, और किस लिए पढ़ रही है, विशिष्ट जानकारी के लिए। ये जानकारी वर्ड ना जुड़ा होता तो ये सरसरी तौर पर हो जाता, लेकिन यहाँ पर जानकारी से, जब जानकारी के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो बारीक पठन डीप में पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 112 है यहाँ पर, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठन सामग्री के अर्थ और विचारों पर चर्चा कीजिए। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है। तो यहाँ पर है कि पहले पढ़ने के लिए देती है छोटी सी कहानी, फिर कहती हैं कि न्याय दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचार पर चर्चा कीजिए। अर्थ व विचार ये किस में आएंगे, समालोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग है ना। ये विचार कई प्रकार के होते हैं जो कि आ जाएंगे आपके समालोचनात्मक क्या साक्षरता कौशल। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भाषा विकास नहीं, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल। क्वेश्चन नंबर 113 है यहाँ पर, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है। तो प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है, व्याकरण तत्वों के बारे में जानना, ये प्रोसेस में नहीं है। नियमों को जानना, ये भी नहीं है। फिर ये जानना कि व्याकरणिक जो प्रश्न है तत्वों को कैसे किया जाए, तो ये है प्रक्रिया। क्योंकि प्रक्रिया प्रोसेस किस में आएगा, जिसमें कैसे वर्ड जुड़ा है। कि अगर बोला जाए कि ये कैसे करोगी तो प्रोसेस ही तो बताओगे। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। तो त्रिभाषा जो सूत्र है वो उसके बारे में कौन सा कथन सही है। एक तो सबसे पहली जो भाषा होती है वो मदर टंग होनी चाहिए, या होनी चाहिए कोई घर की भाषा। फिर क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा देखते हैं, अंग्रेजी, हिंदी घर की भाषा, मातृभाषा आया ही नहीं, मातृभाषा घर की भाषा, और यहाँ पर हिंदी प्रथम भाषा के रूप में। तो प्रथम भाषा के रूप में क्षेत्रीय भाषा हम लेंगे, ये भी गलत है। मातृभाषा घर की भाषा, ये गलत है। प्रथम भाषा के रूप में जो त्रिभाषिकता है उसमें क्या है, पहली मातृभाषा तो रहेगी, फिर जो है क्षेत्रीय भाषा लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जो प्रथम भाषा के रूप में या तो मातृभाषा लेंगे, या तो घर की भाषा लेंगे, या तो क्षेत्रीय भाषा लेंगे। फोर्थ ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में हमें बताना है।
या तो मातृभाषा होगी, मदर टंग, या तो घर की भाषा, या तो क्षेत्रीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 है यहाँ पर। एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है। शिक्षार्थियों से कहती है कि जो भी भाषा उन्हें आती है उस पर कहानी समूह में सुनाए। पहले सुना देती है, फिर बोलती है कि आप अपने लैंग्वेज में सुनाइए। कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। फिर है कक्षा की भाषा में, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? कट रहा था साइड से, तो देखते हैं किस रूप में जाना जाता है। बहुभाषिकता तो यूज़ नहीं हो रहा, भाषा अर्जन भी नहीं हो रहा है। ट्रांस लैंग्वेजिंग ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि एक भाषा में सिखाई बोल रही है, फिर उसी से दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करके सिखाइए, फिर तीसरे भाषा में। तो ट्रांस लैंग्वेजिंग ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर 16 है। कोझिकोड जो है ये केरल में पड़ता है। एक विशेष समुदाय में बोली जाने वाली मलयालम इसी स्थान पर दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? ये सामाजिक बोली है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जो क्षेत्र में बोली जाएगी वो क्षेत्रीय बोली है, जो कि अलग अलग होती है। ये 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसी स्थान पर दूसरे लोगों द्वारा दूसरी मलयालम बोली जाती है, तो ये सामाजिक बोली आ जाएगी, क्योंकि एक क्षेत्र में तो एक ही भाषा बोली जाएगी ना। अंतर्भाषिक पहचान क्या है? तो अंतर्भाषिक पहचान क्या है? शिक्षार्थी के निर्णय सहजात में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ असमान होते हैं, गलत है। शिक्षार्थी का यह निर्णय कि सहजात भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम अवरोध नहीं पैदा करता, ये रिसोर्सेज के रूप में काम करता है। और यहाँ पर है शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार है, तो ये भी नहीं है। शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ सहजात भाषा में होंगे, कुछ लक्ष्य भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया जो अधिगम कार्य है शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया शब्दों से संबंधित शब्दों वाक्यों का पता लगाइए। परिवार है, संबंध है और भावनाएं हैं, ये अलग अलग समूहों में करने के लिए दिया गया है। तो इस प्रकार से सीखने को हम क्या कहेंगे? तो ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या दी? परिवार है, संबंध, भावना, ये एक थीम है, तो थीम आधारित शब्दावली है, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, थीम आधारित शब्दावली। क्वेश्चन नंबर 119 है यहाँ पर। कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही हैं, जो पेयर में होती हैं, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए 10 वाक्य देती है, उसी पर 2-2 लोगों को करना है काम। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। 2-2 पेयर में हो रहा है, एक यहाँ एक यहाँ। ये पढ़ेगी तो ये क्या करेगी? ये लिखेगी। अब दूसरी फिर ये पढ़ेगी, फिर ये लिखेगी, ठीक है। इस तरह के दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए को तुलना करते हैं। बाद में वो तुलना करते हैं कि तुमने क्या लिखा। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? तो इस प्रकार की एक्टिविटी को क्या कहेंगे? ये होता है एक दूसरे के साथ जो सीखा जाता है उसे पारस्परिक श्रुत लेख, सुन के लिखना, क्योंकि सुन के लिखना है ना। दूसरी पढ़ेगी, पहले पढ़ेगी, दूसरी लिखेगी, तो सुन के लिखना हुआ ना। तो पारस्परिक श्रुत लेख ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा संकेत है जो कि भाषा के बारे में सही नहीं है? संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती। तो क्या संकेत जो भाषा होती है उसकी व्याकरण नहीं होती? तो ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। संकेत बहुत प्रकार से होंगे, व्याकरण भी होती है, ये भी होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आपकी जुलाई में हुआ पेपर है, लास्ट पेपर है 106। किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? तो किसी भी कहानी का जो समय और स्थान होता है उसे सेटिंग कहते हैं। जैसे बोलते नहीं है कि सब सेटिंग कर लो, यहीं पे करना है, तो ये हो जाएगा जहाँ पर कहानी का समय और स्थान फिक्स होता है, तो सेटिंग बोला जाता है। कि रिलेट कर लीजिए कि सब सेटिंग हो गई है, वहीं पर होगा मतलब कि। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। कथानक वो होता है, यही तो मेन होता है, इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती रहती है, ये हो गया। और यहाँ पर क्लाइमेक्स, जो क्लाइमेक्स होता है तो लोग कहते हैं कि अभी रुके रहिए, क्लाइमेक्स अभी बाकी है, मतलब कि जो कहानी होता है जो भी चल रहा है उसका जो सबसे रोमांटिक वाला हिस्सा होता है, सबसे इंटरेस्टेड वाला सीन, तो वो हो जाता है। थीम क्या होता है? थीम वो होता है जिसको टाइटल ही भी हम बोल सकते हैं, जैसे कि कोई रचना है या कहानी है, उसका विषय थीम होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक चैप्टर पढ़ाना है, EVS में है, जो कि भोजन हो गया,
भोजन और यात्रा, ये थीम है, मतलब नाम जो होता है उस ड्रामा का। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जहाँ पर स्थान और प्लेस को सेट करते हैं। भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में देखिए, भाषा का क्वेश्चन आया तो एक चीज़ और समझ लीजिए, जो हिंदी भाषा है ये पता है आपको क्या है, ये राजभाषा है। तो जो राजभाषा आयोग आया, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि जो राजभाषा आयोग आया वो 1963 में आया, और 343 में फर्स्ट में है कि हिंदी क्या है, हिंदी एक राजभाषा है, हिंदी एक राजभाषा है, ठीक है। और जो इंग्लिश है वो क्या है, ओला, OLA जिसे बोला जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ये कब आया, 1963 में आया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ओला। तो ये हिंदी क्या है, ये राजभाषा है हिंदी। और लेकिन अगर इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश, तो इंग्लिश जो है ये एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब कि सहराजकीय भाषा बोला जाता है। हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे देश का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी क्या है, हिंदी राजभाषा है। इंग्लिश है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब कि सहराजकीय भाषा। और जो OLA है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ये 1963 में आया, और हिंदी को राजभाषा इसी के थ्रू बनाया गया था, 343 फर्स्ट में रखा गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है। तो अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है कि अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रभुत्वशाली भाषाओं में मिला देना चाहिए, गलत है। विविधता भरे समाज में एक भाषा, जब विविधता अगर चाहिए तो एक भाषा, ये तो जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। फिर है भाषा, अस्मिता और संस्कृति, ये भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती हैं, तो ये भी नहीं है। संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। संप्रेषण का अर्थ होता है बातचीत, बातचीत से सामाजिक संबद्धता तो स्थापित होगी, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि यह तो जो विद्यालय होते हैं इसमें बोला जाता है कि जो फर्स्ट लैंग्वेज वो क्या होना चाहिए, या तो मातृभाषा, और या तो त्रिभाषा सूत्र यही तो है, या तो क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, रीजन का लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, और या तो क्या होनी चाहिए, या तो मातृभाषा या तो क्षेत्रीय भाषा, या तो एक वर्ड और यूज़ किया जाता है, घर की भाषा होनी चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर द्विभाषावाद में क्या अनुसरण करता है। अंग्रेजी भाषा को द्वितीय भाषा जरूरी नहीं है। फिर है बच्चे की भाषा को तो समुन्नत करता है, उसकी संस्कृति को नहीं, गलत है। समाज और संस्कृति दोनों को करता है, भाषा और संस्कृति को। भाषा के विकास में अवरोध नहीं, जब भी जितनी भाषाएं ऐड करते जाएंगे वो रिसोर्सेस के रूप में काम करेंगी, मतलब कि संसाधन के रूप में काम करेंगी, हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है प्रथम भाषा के विकास में अवरोध पैदा करता है, ये गलत है। बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है, यहाँ पर भाषा और संस्कृति को एक साथ लेके चला जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विभाषा जो सूत्र है। क्वेश्चन नंबर, योगात्मक द्विभाषावाद वो होता है, देखिए ये इसका अर्थ आपको पता है, योगात्मक 108 ही तो पढ़े थे ना, हाँ। इसका अर्थ ये होता है कि बच्चे की जो मदर टंग है, मातृभाषा है, उसको इफ़ेक्ट नहीं करना है, उसको हटाना नहीं है, उसको रिप्लेस नहीं करना है, उसमें जो न्यू लैंग्वेज है उसको ऐड कर देना है। ऐड का साइन देख रहे हैं ना, नए भाषा को ऐड करना है, बिना पहले जो भाषा है उसकी अहमियत को ख़त्म किए। ये नहीं है कि एक चीज़ हटा दी उसकी जगह पे किए, नहीं, उसकी अहमियत कम भी नहीं होनी चाहिए, उसमें नई भाषा ऐड करते जाइए, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें मिलान करना है, देखते हैं मिलान किस में क्या होगा। तो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, ये क्या हो जाएगा। फिर है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि से लेके चलते हैं। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि व्याकरण हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि व्याकरण का जो अनुवाद होता है वो प्रत्यक्ष विधि से होता है, ये देखिए, तो बी वाले में फोर्थ जाएगा। और संप्रेषणात्मक क्या होता है, ये समाज से रिलेटेड होता है बातचीत करना, तो ए वाला में पहला चला जाएगा। व्याकरण अनुवाद विधि, व्याकरण जो अनुवाद विधि होता है ये लिखित सहायक सामग्री में आएगा, तो सी वाला थर्ड में हो जाएगा। जो वेस्ट की नवीन विधि है ये मौन पठन पर है, तो डी का सेकंड हो जाएगा। आप मिलाइए क्या क्या होना चाहिए, ए का होना चाहिए पहला, किस में है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का पहला, बी का चौथा, और ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है, भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमें बताना भारत की भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 22 भाषाएं हैं, आपको पता ही है, 8वीं अनुसूची में है ये। संस्कृत आधुनिक भाषा नहीं, आधुनिक भारतीय भाषा, गलत है। संस्कृत तो बहुत प्राचीन भाषा है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप की लोकभाषा, लिंगुआ फ्रांका है, सही है। भाषा भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी सहराजकीय, भी जस्ट बताई थी ना, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, तो सहराजकीय भाषा है।
सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि गलत वाला चुनना था। क्वेश्चन नंबर 111 है यहाँ पर, अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक व अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के से आती है। तो भाषा निर्माण अगर आदत बनाना है तो किस में आ जाएगा, व्यवहार में। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यवहार से ही तो आदत बनता है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, भाषा के कौन से कौशल ग्राह्य हैं जिनसे आपके अंदर नॉलेज को ग्रहण किया जाएगा। तो थर्ड वाला हो जाएगा, सुन के भी आपके अंदर ज्ञान ग्रहण होगा, पढ़ने के भी, ये सही हो जाएगा। ये प्रोडक्ट वाले में है, ग्राह्य नहीं उत्पादित वाले में है बोलना, और आप बोलेंगे तो अपने ज्ञान को बाहर देंगे, लिखेंगे भी तब भी अपने विचार को बाहर करेंगे। तो जिससे ग्रहण किया जाएगा सुनने से होगा, पढ़ने से होगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं, इससे भाषा सीखना क्या कहलाता है। तो इससे भाषा सीखना क्या कहलाता है, ये कहलाएगा सहयोगात्मक अधिगम, क्योंकि यहाँ पर समूह बनाकर सीखा गया है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है, एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया। इस पाठ का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए उद्देश्य इस पाठ का, व्याकरणिक सामग्री से नहीं, अवकाश के दौरान ये भी नहीं, समालोचनात्मक चिंतन, तो शब्द संपदा से समालोचनात्मक चिंतन नहीं आता, शब्द कोश विषयक सामग्री से परिचय कराना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, डिक्शनरी है ये, फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 115 है, भाषागत कार्य जैसे कि स्वर शैली, तान, बालाघात, लय को क्या कहेंगे। तो ये सारे ध्वनि में आएंगे ना, तो नहीं, ध्वनि में ही नहीं आएंगे। बालाघात है, तान है, स्वर शैली है, शैली भी तो है, तो छंद शास्त्र में आ जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। लय भी है, बालाघात भी है, तान, स्वर शैली छंद शास्त्र में आएगा, केवल ध्वनि वाली चीज़ें होती तो होता, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर 16 है कि अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट व आकलन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कक्षीय प्रभाव नहीं, ये भी नहीं, विधि प्रभाव भी नहीं, भाषा परीक्षण या निरीक्षण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। भाषा परीक्षण पर प्रभाव पड़ेगा इसका, क्योंकि आकलन वगैरह की बात हो रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 117 है, कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र है, भोजन तालिका है, रेल टिकट, यात्रा के टिकट है, ये डेली लाइफ से रिलेटेड है सामान, वह अधिगम के लिए क्या कर रही है, वास्तविक जीवन से जोड़ रही है। देखते हैं, अपने विद्यार्थियों को बहुविध भाषाएं सिखा रही है, नहीं, वह चाहती है कि उसके विद्यार्थी जीवन की वास्तविक स्थितियों से अंग्रेजी सीखें, ये गलत है, अंग्रेजी तो कहीं यूज़ ही नहीं हुआ है। जागरूकता लाना चाहती है, नहीं, वास्तविक व उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का उपयोग कर रही है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि वास्तविक व वो जो अधिगम है उसको वास्तविक व उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक जो सामग्री है उसका प्रयोग कर रही है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, श्रवण से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जेंडर है, जेंडर क्या महत्वपूर्ण है, नहीं, गर्ल हो या बॉय हो, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। बोलने की गति, ध्वनि से संबंधित रिकॉर्डिंग, वक्ताओं की संख्या, ये सारे महत्वपूर्ण है, सेकंड ऑप्शन महत्वपूर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119 है यहाँ पर, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक, रोल दे रहे हैं क्या, किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा। शेष विद्यार्थियों को कहा कि इस अभिनय को देखें, वार्तालाप का आनंद लें, इस गतिविधि को क्या कहेंगे। तो क्या कहेंगे, ये रोल प्ले हो रहा है, क्योंकि रोल दिया जा रहा है ना ग्राहक के, तुम प्रॉपर्टी डीलर हो, तुम मकान मालिक हो, तुम किराएदार हो, और अभिनय करने के लिए कहा। ये तो बोला नहीं जा रहा कि कहीं ये लाइन को बोलो, अगर फिक्स लाइन को बोलने की बात हो जाती कि ये लाइन तुम्हें बोलना है तो ये ड्रामा में आ जाता, लेकिन यहाँ पर बस रोल दिया जा रहा है, रोल प्ले में बस रोल दिया जाता है, बाकी बच्चे बोलते अपने हिसाब से हैं। श्रवण में क्या शामिल है, तो जो श्रवण कौशल है इसमें क्या शामिल है, ध्वनियों की पहचान करना, उनसे अर्थ निकालना, क्योंकि मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।